मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग के वो पेन पॉइंट्स जहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आज तुम्हें असलियत में पता लगेगा कि ये जिसको हम बहुत आसान समझते हैं, अगर एग्जामिनर अपनी वाली पर आ जाए तो फाड़ के रख देता है। पूरी की पूरी VSEPR थ्योरी एक ही लाइन में खत्म हो जाती है, और वो क्या है, बस वही लाइन इंपॉर्टेंट है इस पूरी थ्योरी में। जब एक पर्टिकुलर शेप में आएगा मॉलिक्यूल तो वो क्या ध्यान रखिएगा, अगर रिपल्शन मिनिमम होगा तभी स्टेबिलिटी ज्यादा हो पाएगी। अगर आप वो डेडिकेशन शो करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हाँ सर मैं चाहता हूँ कि उस लेवल तक जाऊँ इस टॉपिक में कि मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मैं बना लूंगा। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पेन किलर सीरीज में, और मेरा नाम है हितेश। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग के वो पेन पॉइंट्स जहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको उन पॉइंट्स पर काम करवाऊंगा जहां पर एक तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्वेश्चन ना बने, ठीक है। दूसरा, सर कंसेप्ट तो पता है लेकिन हाँ क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बट अगर कोई इधर उधर का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आया जो आ जाना चाहिए कि हाँ अब क्वेश्चन मैं सही कर ही दूंगा। और तीसरा, मैं आपको उस कंसेप्ट में थोड़ा डीप लेवल तक लेकर जाऊंगा। डीप लेवल तक इसलिए लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपकी कंसेप्ट पर पकड़ इतनी जोरदार हो कि अगर नीट का पेपर, मान लो, वैसे मैं नहीं चाहूंगा भगवान कभी ऐसा हो, लेकिन मान लो कभी अगर ऐसा हो गया जैसा फिजिक्स के साथ हुआ था इस साल, अगर ऐसा हो गया केमिस्ट्री के साथ, और वो भी खासकर इनऑर्गेनिक के साथ, तो वैसे भाई इनऑर्गेनिक को तो तुम लोग काफ़ी गालियां देते हो, और ज़्यादा गालियां दोगे। और इनऑर्गेनिक को गालियां देना मतलब हमें गालियां देना, इनऑर्गेनिक के मास्टर्स को, है ना। तो भाई वो हम नहीं सहते। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट पर पकड़ इतनी मजबूत बनाओ कि चाहे पेपर टफेस्ट लेवल का आ जाए, जैसा कि तुम लोग बोलते ना कि भाई जेईई एडवांस लेवल का पेपर आया था। जेईई एडवांस लेवल का पेपर नहीं आया था, वो पेपर नीट लेवल का ही आया था, बस आपको कंफ्यूज किया गया था उस पेपर में, है ना। क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ा दी गई, उनकी लैंग्वेज घुमा फिरा के आपको दिए गए, तो आपको लग रहा है कि जेईई एडवांस के लेवल का पेपर आ गया। जेईई एडवांस के लेवल का पेपर बेटा नहीं आया है। जेईई एडवांस का लेवल अलग है, नीट का लेवल अलग है। जेईई एडवांस नीट के लेवल को मैच नहीं कर सकता है, और नीट कभी भी जेईई एडवांस के लेवल को मैच नहीं कर सकता है। पर हाँ, आप इन दोनों के लेवल को मैच कर सकते हो अगर आप उस तरीके से तैयारी करो कि कंसेप्ट कैसा भी हो, अगर आपको कंसेप्ट पर अच्छे से पकड़ आ जाए तो आप क्वेश्चंस इजीली बना लोगे, चाहे वो इजी लेवल का हो, मॉडरेट लेवल का हो, या फिर टफ लेवल का हो, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको कहा था, ये सीरीज फालतू बातों के लिए नहीं रहेगी, इसमें सिर्फ काम की बातें की जाएंगी और वो पेन पॉइंट्स पकड़े जाएंगे जहां पर से ज्यादातर, देखो ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई सा भी टॉपिक अपन ने उठा लिया जो अपने सिलेबस में ही नहीं है, या फिर है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक्स वही उठाए गए हैं जहां से प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आना ही है। अब जैसे अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, हमारा आज का जो टॉपिक है, इससे पहले आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, है ना। पीरियोडिक टेबल के आपको एमडी सर ने क्वेश्चंस करवाए होंगे, डीप कंसेप्ट्स बताए होंगे। अब आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के उन कुछ पॉइंट्स की, उन कुछ टॉपिक्स की जहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेटा आज हम बात करेंगे VSEPR थ्योरी की। VSEPR थ्योरी मतलब आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। कई तो नालायक ऐसे हैं जिनको इसका पूरा नाम ही नहीं पता है, बस VSEPRT करते रहते हैं, ठीक है। VSEPR थ्योरी, अगर आप इसका नाम ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या सिखाना चाह रही है अपने को थ्योरी। तो इसका नाम क्या है पता है, इसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी कि एटम्स के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में जो रिपल्शन है, ये थ्योरी उस पर बात करती है, ठीक है ना। एकदम नॉर्मल सी चीज है। अब जब भी, अब देखो केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की बात करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या सीखते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉन्ड कैसे बनता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, कैसा वो दिखता है ना। तो एक सेंट्रल एटम होता है
और उसके अराउंड टर्मिनल एटम्स लगे हुए होते हैं, ऐसा हम सीखते हैं। फिर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आई होप आप सभी को आता ही होगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप सभी को आता है, तो एक क्वेश्चन तो हाइब्रिडाइजेशन से आता ही आता है कि आपसे सीधे सीधे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा कि बताओ भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि सर हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक ही ले लेते जब एक क्वेश्चन वहां से आता है। तो बेटा ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इस टॉपिक में हाइब्रिडाइजेशन भी पूरा कवर होता है। अगर आप किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, पहले हाइब्रिडाइजेशन ही तो निकालोगे। तो हम हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे इसमें, कवर कर लेंगे, और ज्योमेट्री वाले और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो और तुम्हें अंदाजा होगा, आज तुम्हें असलियत में पता लगेगा कि ये जिसको हम बहुत आसान समझते हैं, अगर एग्जामिनर अपनी वाली पर आ जाए तो फाड़ के रख देता है इजी से इजी टॉपिक में भी, अरे क्वेश्चन को, है ना। वो इजी से इजी कॉन्सेप्ट पर इतना टफ क्वेश्चन भी बना सकता है कि तुम हिला भी ना पाओ उस क्वेश्चन को। तो आज हम उस लेवल तक जाएंगे, एकदम इजी लेवल से उठ के, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने सिर्फ नॉर्मल या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है तो उसको वो हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स या वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, सब समझ में आएगा, बस बने रहना मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में सबसे पहले तो वैलेंस शेल, ये किसके वैलेंस शेल की बात हो रही है, जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं सेंट्रल एटम का तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल की बात हो रही है यहां पर। और उसके वैलेंस शेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने यहां पर लिखे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने यहां पर लिखे हैं, ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होते हैं बॉन्ड पेयर्स, एक होते हैं बॉन्ड पेयर्स जिनको अपन शॉर्ट में ऐसे बीपी लिख देते हैं, और एक होते हैं लोन पेयर्स, एक होते हैं लोन पेयर्स जिनको हम ऐसे शॉर्ट में एलपी लिख देते हैं, ठीक है। तो मेरे एक फ्रेंड का नाम था कॉलेज में भूपेंद्र, तो हम उसको बीपी बोलते थे, और एक का नाम था लोकेश, तो हम उसको एलपी बोलते थे, ठीक है। तो बीपी एलपी, तो ऐसे दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं किसी भी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं? जो दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको बोला जाता है बॉन्ड पेयर, है ना। जैसे कि एक बॉन्ड बना हुआ है, मान लो कि ए एक सेंट्रल एटम है, उससे एक टर्मिनल एटम बी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करते हैं भाई दोनों। अब कोवेलेंट बॉन्ड की अगर अपन बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम हाइब्रिडाइजेशन और वीएसीपीआर थ्योरी पढ़ रहे हैं, मतलब अभी फिलहाल कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो ये जो है ना, ये है बॉन्ड पेयर, दो एटम्स के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कहलाता है बॉन्ड पेयर। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन को वेव मान के बात करें, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कुछ इस तरीके से है, बॉन्ड पेयर्स है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेव मान के हम कंसिडर करें तो हम इस तरीके से कंसिडर करेंगे कि ये भाई दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर्ड है कुछ इस तरीके से, ये कहलाता है एक बॉन्ड पेयर, ठीक है। और अगर अपन लोन पेयर की बात करें बेटा, तो लोन पेयर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से, आप ऐसे बना देते हो लोन पेयर, ये लोन पेयर कहलाता है ना, ऐसे सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर। अभी जो लोन पेयर होता है ये एक ही एटम पर प्रेजेंट होता है, जिसको अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो शेयर नहीं हो रखा है, जो शेयर नहीं हो रखा है किसी दूसरे एटम के साथ, एक ही एटम पर है। तो इसको आप ऐसे बता सकते हो, ये ए पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ये यहाँ पर अगर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे, मतलब इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, ये एक लोन पेयर है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर आपको ज्यादा एरिया में दिखेगा, बॉन्ड पेयर क्योंकि शेयर्ड है इसलिए कम एरिया में डेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अभी जो पूरी वीएसीपीआर थ्योरी है ना, इस पूरी वीएसीपीआर, अगर आप मुझसे पढ़े हो तो मैं पूरी वीएसीपीआर थ्योरी को एक लाइन में सम अप कर देता हूं,
और वही लाइन सबसे पहले पढ़ाता हूं। मतलब पूरी की पूरी VSEPR थ्योरी एक ही लाइन में खत्म हो जाती है। और वो क्या है, बस वही लाइन इंपॉर्टेंट है इस पूरी थ्योरी में। और वो क्या है, वो ये है कि भाई लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। हमने ये ऑर्डर पढ़ा हुआ है बेटा, हमने ये ऑर्डर पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है भाई, नीट के एग्जाम में, है ना, ये पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम में। तो अब देखो उस लेवल के क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे कि मैं तुमसे ऐसे पूछूं सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, और फिर मैं तुमको ऐसे लिख कर दूं, एक जगह लोन पे सबसे आगे लिख के दूं, फिर एक जगह बॉन्ड पे सबसे आगे लिख के दूं, फिर तुमको बोलूं कि बताओ क्या इसमें से सही आंसर है। वैसे क्वेश्चन करने होते तो हम यहाँ थोड़ी होते अभी, है ना। हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी अभी हम शुरुआत करेंगे, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, आपको भी मजा आएगा। और फिर जैसे जैसे कंसेप्ट ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, कंसेप्ट तो खैर डीप में जाएगा और लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको भी मजा आएगा। ठीक है, अगर आप समझने की नीयत से आए हो, अगर आप पढ़ने की नीयत से आए हो, अगर आप वो डेडिकेशन शो करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हाँ सर मैं चाहता हूँ कि उस लेवल तक जाऊँ इस टॉपिक में कि मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मैं बना लूंगा, तो आपको सच में मजा आएगा। ठीक है, तो हमने ऑर्डर ऑफ रिपल्शन पढ़ा है। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या है बेटा, ये लोन पे रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन एंड इट इज ग्रेटर देन बॉन्ड पे रिपल्शन। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, बताना चाहोगे ऐसा क्यों होता है? अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में मुझे बताओ, है ना, मैं देखूंगा कमेंट्स सभी के, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। लेकिन हाँ पहले ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया आगे समझ लिया सर से, फिर उसके बाद खुद ही कमेंट करके होशियार बन रहे हैं कि हाँ हाँ देखो सर मैंने बता दिया। नहीं, पहले आप कोशिश करो बताने की कि क्यों ऐसा होता है कि भाई लोन पे रिपल्शन सबसे ज्यादा है। और ये आप बता सकते हो इजीली, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि लोन पेयर, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं तो लोन पेयर कुछ ऐसा दिखता है और बॉन्ड पेयर कुछ ऐसा दिखता है। अब आप खुद ही मुझे बताओ कि अगर लोन पेयर रिपल्शन की आप बात कर रहे हो, मतलब ये एक सेंट्रल एटम है और इस पे प्रेजेंट लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर है बेटा। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। और सेम ऐसा ही अगर इसके बाजू में एक और लोन पेयर आ जाए तो ये कहलाएगा लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, इसी को बोलेंगे लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की अगर अपन बात करें तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कुछ ऐसा रहेगा कि एक तो ये रहा लोन पेयर हमारा। अब जो बॉन्ड पेयर रहेगा, तो बॉन्ड पेयर तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो ए और बी वो दो एटम्स के बीच में रहेगा। कैसा रहेगा, दो एटम्स के बीच में, जैसा कि अभी अपन ने देखा था कुछ ऐसा। ये एक बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये एक बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन की अगर अपन बात करें तो ये और ये एक बॉन्ड पेयर रिपल्शन का केस है। ये आपको मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें लोन पेयर्स की, तो लोन पेयर जो है वो एरिया ज़्यादा कवर करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ज़्यादा फैली हुई होती है। और लोन पेयर एक तरीके से भी कह दो कि वो फ्री टू मूव है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह पर फिक्स नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है और वो ज़्यादा एरिया में मूव कर रहा है। या फिर अगर आप और भी आसान भाषा में समझना चाहो तो आप ऐसा देख सकते हो कि ये बड़ा है बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में, दो बड़े आपस में अगर टकराएंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगा इन कंपैरिजन टू एक बड़ा एक छोटा, और अगर दो छोटे टकराएंगे तो कंपैरेटिवली और कम रिपल्शन होगा। तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि अगर लोन पेयर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में, और अगर बॉन्ड पेयर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनमें रिपल्शन काफी कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में या लोन पेयर के कंपैरिजन में। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि क्यों लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से? ये आपको मैंने आसान, देखो मैं मतलब कोई फॉरेन ऑथर्स की लैंग्वेज यूज करके या फिर कोई ऐसी तगड़ी लैंग्वेज यूज करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, ये मैं आपको आसान भाषा में आप लोग याद रख सकें उस वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर अपन बात करेंगे तो मतलब अपन देखो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर इन दोनों ने जो लैंग्वेज दी है वो अपन लोगों के बस के बाहर है। तो अगर वो यूज करेंगे वेव फंक्शंस और उन सब की बातें करेंगे तो आप अभी बहुत भयंकर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एकदम आसान भाषा में समझने लायक चीज मैंने आपको बताई है और आप इसको इजिली याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब याद रहेगा क्यों लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से और क्यों लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। ऐसा कुछ सीन है, ये समझ में आया? तो बस अब आपको ये रीजन समझ में आ गया ना, तो अभी आपको याद रह जाएगा हमेशा कि हाँ भाई लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। और अगर आपको ये याद रह जाएगा कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है तो आपको इसका क्या इफेक्ट पड़ता है मॉलिक्यूल के शेप पर या मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पर, वो भी समझ में आ जाएगा, है ना। जब आपको ये मालूम है कि भाई लोन पे रिपल्शन ज्यादा है तो आपको इसके इफेक्ट भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी वजह से जब हम मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकालकर उसकी ज्योमेट्री उसकी शेप निकालने की कोशिश करते हैं तो हम ये सारी चीजें कंसीडर उसमें करते हैं कि लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कहां पर ज्यादा है। तो रिपल्शन जहां पर ज्यादा होगा वहां पर स्टेबिलिटी कम होगी और स्टेबिलिटी कम होगी तो मॉलिक्यूल यही चाहेगा ना भाई कि ये रिपल्शंस जो हैं वो कम से कम रहे ताकि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा रहे, है ना। तो मॉलिक्यूल जब ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेगा, जब एक पर्टिकुलर शेप में आएगा मॉलिक्यूल, तो वो क्या ध्यान रखेगा, किन बातों का ध्यान रखेगा कि रिपल्शन क्या होना चाहिए बेटा, मिनिमम। रिपल्शन कैसा होना चाहिए, मिनिमम। अगर रिपल्शन मिनिमम होगा तभी स्टेबिलिटी ज्यादा हो पाएगी, तभी स्टेबिलिटी ज्यादा हो पाएगी। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी चाहिए तो वो क्या चाहेगा कि मैं ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शंस हैं इनको मिनिमम पे रखूं। और यही फैक्टर है जो गवर्न करता है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को, कि मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा। ठीक है, जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो, आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा होगा, हम कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। या जैसे कि एक ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बेटा कैसे बनती होगी, है ना। आपने ये तो सुना ही होगा कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, फॉर एग्जांपल CH4 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन है भाई, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाला हमने, sp3 आ गया। अब ये तो तुम निकाल ही लोगे, अब ये मत पूछना कि सर ये sp3 कैसे आया। ठीक है, अगर तुम ये पूछना सीरियसली, अगर तुम ऐसे पूछना चाह रहे हो कि सर CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे आया, तो बेटा प्लीज आप जाके पहले बैच के जो लेक्चर्स हैं आपके, जो आपके रेगुलर लेक्चर्स हैं, आप उनको जरूर अटेंड करो, उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखो और उसके बाद आप यहाँ पर आओ तो आपको डिटेल में VACPR ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। मतलब आपको मजा ही तब आएगा जब आपको थोड़े बेसिक्स ऑलरेडी आते होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ये सीरीज बेसिक्स से मतलब बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाली सीरीज नहीं है। हम यहाँ पे वैसे भी ऑलरेडी सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जहां पर आपको घुमाया जा सकता है कंसेप्ट लेवल पे। तो आप ना घूमो, इसलिए अभी मेरे साथ आओ, घूमने चलते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो ऐसे CH4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आई थी, है ना। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री निकलकर आई थी। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनी है, उस प्रोसेस को समझने के लिए हम शुरुआत से एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं इस प्रोसेस को कि कैसे प्रोसेस शुरू होता है। तो CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जब हो रहा होता है, जब 4 हाइड्रोजन आ रहे होते हैं कार्बन से जुड़ने के लिए, तो आपको याद है कार्बन क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन करवाता है। कार्बन अपने 2s और 2p ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करवाता है। ठीक है, कार्बन क्या करता है, अपने 2s और 2p ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करवाता है। इंटरमिक्सिंग करवाने के बाद क्या होता है, एक इंटरमिक्सिंग का फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। इंटरमिक्सिंग के बाद नए ऑर्बिटल्स जिनको हम इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ये बनते हैं। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप आपको मालूम है ऐसा होता है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी एक ही लोब में होती है और दूसरा लोब ऑलमोस्ट खाली होता है। ठीक है, ये आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो कार्बन पहले क्या करता है, पहले हाइब्रिडाइजेशन करवाता है, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करवाता है। उसके बाद 4 नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बराबर एनर्जी के, बराबर शेप के, एकदम आइडेंटिकल 4 ऑर्बिटल बनाता है। अब ये जो 4 ऑर्बिटल बनते हैं,
अब ये जो 4 ऑर्बिटल बनते हैं कार्बन के, कार्बन इन 4 ऑर्बिटल्स को कुछ इस तरीके से रीअरेंज करता है 3D स्पेस में कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन रहे, क्योंकि हमें मालूम है मिनिमम रिपल्शन होगा तभी स्टेबिलिटी ज्यादा हो पाएगी। तो मॉलिक्यूल बनना है मतलब स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो कार्बन क्या करेगा, वो ऐसे अरेंज करेगा इनको आपस में कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इनऑर्गेनिक की आपकी क्लास है। अब मान लीजिए कि मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 100 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो क्लासरूम है उसमें 100 बच्चे आकर बैठने वाले हैं। अब या तो ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसे बस दरी पट्टी बिछा के और 100 के 100 को अंदर बोल दूं कि जाओ भैया बैठ जाओ अपने हिसाब से, रैंडमली बैठेंगे इधर उधर, है ना, कोई कैसे बैठा कोई कैसे बैठा है, तो उससे मेरा भी मतलब जो है वो प्रॉपर ध्यान बटेगा कि यार कोई कैसे बैठा, कोई उधर मुंह करके बैठा, कोई इधर मुंह करके बैठा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे भी डिस्टर्बेंस होगा, है ना। और अगर सिमेट्री सी नजर नहीं आएगी क्लास में तो मेरा भी उतना पढ़ाने का मन नहीं करेगा, एकदम अव्यवस्था सी नजर आएगी, कोई ऊपर बैठ गया कोई नीचे बैठ गया, कोई ऐसे पैर पसार के बैठा है, कोई लेटा है ना। तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, उससे क्या हो रहा है, क्लास डिस्टर्ब होगी, मतलब एक स्टेबल क्लास नहीं चल पाएगी। लेकिन अगर मैं चाहूं इस क्लास को स्टेबलाइज करना, मैं चाहूं कि एक स्मूथली क्लास चलनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉपर एक अरेंजमेंट बनाऊंगा। मैं सीट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करूंगा कि 100 के 100 बच्चे एकदम इजीली अरेंज्ड तरीके से बैठे रहे, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं क्या कर दूंगा, 100 बेंचेस ऐसे जमा दूंगा और एक दूसरे से इतनी दूर रखूंगा कि आपस में टच भी ना हो, है ना। ज्यादा ठस ठस के बैठेंगे ऐसे एकदम फंस के तो भी आपस में एक दूसरे से यार भाई उधर खिसकना, ऐसे बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे, मतलब तब भी स्टेबल क्लास नहीं हो पाएगी। तो मैं क्या करूंगा, कुछ बेंचेस को ऐसे इस तरीके से जमाऊंगा कि वो जो 100 बच्चे हैं वो कुछ इस तरीके से बैठे कि वो भी सब आपस में एक दूसरे को रिपल्शन ना दे, मतलब एक दूसरे से टच ना हो, बातें ना करें, इंटरेक्ट ना करें, पूरा का पूरा ध्यान कहाँ रखें, क्लास पर। तो जब उनका पूरा ध्यान क्लास पर होगा, मेरी तरफ होगा, तो मेरा भी पूरा फोकस उन पर होगा, तो क्लास एकदम स्टेबलाइज तरीके से चल पाएगी, ठीक है। हालांकि ऑनलाइन में ये कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कमेंट्स में कई अपवाद आते ही है, इस वीडियो में भी आएंगे मुझे मालूम है, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाते हैं सिर्फ, ठीक है। ये काम जिनको भाई अपने अपने दिमाग के लेवल होते हैं, जिसका जो लेवल होता है वो उसी लेवल के हिसाब से काम करता है, तो ठीक है, आप लोग उस पर ध्यान मत देना, आप लोग सिर्फ इस वीडियो के कंटेंट पर ध्यान देना। तो जैसे वो 100 बच्चों को मैंने स्टेबलाइज करके बिठाया, स्टेबलाइज कैसे किया मैंने, उनको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके बिठाया। वैसे कार्बन जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो अपने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको कुछ इस तरीके से अरेंज करता है कि उनमें मिनिमम इंटरेक्शन रहे, मतलब उनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम रहे। अब भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो इनमें क्या होने वाले, इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर, तो जब एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो वो कैसे कर सकता है कार्बन, इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करे कि इनके बीच में मैक्सिमम दूरी हो, ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूर रहे, एक दूसरे से मैक्सिमम दूर रहेंगे तो इनके बीच में रिपल्शन भी कम होगा। तो कार्बन इनको कुछ ऐसे एंगल पर रीअरेंज करता है कि इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम रहे, और 4 ऑर्बिटल्स को 3D स्पेस में मिनिमम रिपल्शन पर और मैक्सिमम दूरी पर, मैक्सिमम एंगल पर रखने का एक ही तरीका है कि इनको कितने एंगल पर रखा जाए, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैक्सिमम एंगल पर रखना है ताकि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो सके, तो वो एंगल क्या रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। आप 90 डिग्री पर भी रख सकते थे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को, पर 90 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट, इन दोनों में से एंगल कौन सा ज्यादा है ना, 109 डिग्री 28 मिनट, तो एंगल ज्यादा तो रिपल्शन कम। इसीलिए कार्बन क्या करता है, इनको टेट्राहेड्रली अरेंज करता है। और टेट्राहेड्रली क्यों अरेंज करता है भाई, वो जो शेप निकल के आता है ना 109 डिग्री 28 मिनट पर, वो जो शेप निकल के आता है उसको टेट्राहेड्रल बोला जाता है। जैसे एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है अपना, ठीक है, ये अपना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जब इसको अरेंज किया जाएगा तो कैसे अरेंज किया जाएगा भाई, ये एक ऑर्बिटल ऐसे बना दिया, ठीक है, एक ऑर्बिटल ऐसे लगा दिया इससे 109 डिग्री 28 मिनट पर, एक ऑर्बिटल ऐसे लगा दिया और एक ऑर्बिटल ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये सारे आपस में 109 डिग्री 28 मिनट पर है बेटा, है ना। अब आप उसको
3D में इमेजिन करोगे तब आपको ऐसा नजर आएगा कि 109 डिग्री 28 मिनट पर है। 2D पर तो आपको ये लग रहा होगा कि ये और ये आमने सामने है, ठीक है। ये आमने सामने नहीं है बेटा, ये आमने सामने नहीं है, ये 3D में है डायग्राम। तो ये जो एंगल है ये 109 डिग्री 28 मिनट है, ये भी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, और ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी, इन दोनों के बीच में भी 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है भाई, और ये वाला भी, मतलब सारे के सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। ऐसे 6 एंगल है इसमें, एक टेट्राहेड्रल में 6 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको 3D में समझाना चाहूं, अगर मैं आपको 3D में समझाना चाहूं तो मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरह कंसीडर करेंगे। जैसे कि ये है, ये है, ये है, ठीक है। एक टेट्राहेड्रल मतलब कार्बन है, कार्बन ने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ऐसा दिख रहा है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ऐसा दिख रहा है, तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये हो गया, ये हो गया एक, ठीक है। और ऐसे चौथा एक और पड़ा है अपने पास। तो ये इन चारों को आपस में 109 डिग्री 28 मिनट पर रखता है, ऐसे। तो ये जो शेप आप देख रहे हो ये एक टेट्राहेड्रल शेप है, आप सभी ने देखा होगा टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। ये एक टेट्राहेड्रल शेप है। तो आपको ये ऐसे नजर आ रहा है 2D में, ये ऐसे रखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये और ये जो आप देख रहे हो ना, ये आमने सामने नहीं है, ऐसे है, ऐसे और ऐसे। तो ये एंगल कितना है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, और ऐसे ही 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसे इन दोनों के बीच में भी 109 डिग्री 28 मिनट। इसको हम 109.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, है ना, 109.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कार्बन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अभी तक हाइड्रोजन आकर जुड़ा नहीं है, हाइड्रोजन अब आएगा, जुड़ेगा, और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से पहले का प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से पहले का प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन। इस लेक्चर में आपको कई ऐसी चीजें देखने को, अगर इसको गौर से देखोगे, कई ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था। मतलब आपको टॉपिक आता था लेकिन उसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से पहले का प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका कार्बन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के इस तरीके से बैठा है। अब 4 हाइड्रोजन आएंगे और ऐसा एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो देखो ये भी एक टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है, इसको अगर 3D में इमेजिन करोगे तो आपको टेट्राहेड्रल नजर आएगा। यहां पर आप देखोगे कि एक कार्बन एटम यहां पर बीच में है और 4 हाइड्रोजन एटम ऐसे आकर जुड़े हुए हैं। ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, और ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। इसने अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन का ऐसा एक एटॉमिक ऑर्बिटल आया, उसने ओवरलैपिंग की, ये था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यहां पर ओवरलैपिंग हुई है कुछ इस तरीके से, यह हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल था, यह हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल था। तो यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई है बेटा वो कौन सी हुई है, sp3 ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, sp3 ओवरलैपिंग, ठीक है। ऐसे यहां पर भी हुई है, यहां पर भी हुई, यहां पर भी हुई है, ठीक है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये है ज्योमेट्री, इसको हम बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, या इसको शेप भी बोलते हैं हम मॉलिक्यूल का, या फिर सिंपली अगर ज्योमेट्री की बात हो रही है तो हम इसको ज्योमेट्री भी बोल देते हैं। ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रही है यहां पर, ये जो आपको नजर आ रही है यहां पर, ये कहलाती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है इसको भी अपन आगे डिटेल में समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो लोन पेयर्स हो या बॉन्ड पेयर्स हो, ये दोनों का जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और जो ज्योमेट्री होती है वो कहलाता है सिर्फ बॉन्ड पेयर्स का अरेंजमेंट,
ठीक है, यहां पर ये जो नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, ये एक बॉन्ड पेयर है, क्योंकि यहां पर शेयरिंग हुई है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हाइड्रोजन और कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, तो ये एक बॉन्ड पेयर कंसिडर किया जाता है। ये है बॉन्ड पेयर, दो एटम्स के बीच में है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ बेसिक थे हाइब्रिडाइजेशन और वीएसीपीआर के। अब कुछ आसान आसान से क्वेश्चन करेंगे पहले अपन, कुछ आसान आसान से क्वेश्चन करेंगे। मैं चलो ये तो अपन बाद में करेंगे, पहले और भी आसान क्वेश्चन करते हैं। आपको ज्योमेट्री बतानी है, ज्योमेट्री, है ना, तो उससे पहले आप ज्योमेट्री की बात कर रहे हो तो हाइब्रिडाइजेशन भी बता ही देना। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, ये दोनों ही चीजें आपको बतानी है। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से वीडियो को पॉज करो। ये जो भी यहाँ पर लिखे हुए इनको सॉल्व करो। देखो, चार ये लिखे हुए हैं, चार इसके आगे लिखे हुए हैं, और चार मतलब तीन, और ऐसे तीन और लिखे हुए हैं, और ये एक और है इसके बाद। ठीक है, तो ये सब आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले ये वाले सॉल्व कर लो, फिर इसके बाद मतलब इसका फोटो ले लो, पॉज करके इनको सॉल्व कर लो। वैसे ही इसका भी फोटो ले लो, पॉज करके सॉल्व कर लो। ऐसे ही इसका भी फोटो लेके पॉज लेके सॉल्व कर लो इसको, और इसको भी कर लेना। ठीक है, ये सारे सॉल्व करके रखो, फिर हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद एक लेवल ऊपर जाएंगे क्वेश्चंस में, फिर उसके बाद एक लेवल और ऊपर जाएंगे क्वेश्चंस में, फिर उसके बाद एक लेवल और ऊपर, जहां तक तुम झेल पाओगे वहां तक मैं तुमको ऊपर लेकर जाता जाऊंगा लेवल में। ठीक है, और तुम जब तक तुम्हारे घुटने ना छिल जाएं तब तक उस लेवल तक मैं तुम लोगों को ले जा सकता हूँ। भले ही तुम जेई एडवांस के स्टूडेंट हो, चाहे तुम जेई मेन के स्टूडेंट हो, चाहे तुम नीट के स्टूडेंट हो, चाहे तुम 12th के स्टूडेंट हो, चाहे तुम बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे मत समझना कि सर तो नीट पढ़ाते हैं तो सर नीट लेवल का ही पढ़ा, बेटा नीट जेई ओलंपियाड सब पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, तुम्हारे घुटने छिलने तक, उस लेवल तक मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। तो आओ आज चलते हैं। अरे मतलब घुटने छीलने की जरूरत नहीं है, हम सब क्वेश्चंस करेंगे, एक एक लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे बेटा इसको। हाँ जी, किया सॉल्व। ये तो बहुत आसान से एग्जांपल्स हैं, इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो NH3 में आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। NH3 में नाइट्रोजन पर बेटा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी निकालो तो इसी तरीके से निकाला करो, सिग्मा और लोन पेयर काउंट करके, वो PQ करके वो बच्चों वाली चीज़ें मत किया करो। ठीक है, सिग्मा और लोन पेयर निकाल के ही हाइब्रिडाइजेशन निकाला करो, उससे तुम्हारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब भी एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो हमें क्या देखने को मिलती है, ज्योमेट्री, हमें ज्योमेट्री देखने को मिलती है पिरामिडल, जिसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, pf5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटा, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, इसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, SF6 में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आपका sp3d2, और IF7 में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d3। ठीक है, तो sp3d2 हो जाने पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, जिसे हम स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं, और sp3d3 होने पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, ये तो हो गया लेवल 1, एकदम आसान। थोड़ा सा अब एक लेवल आगे चलते हैं, जिसमें हमें थोड़ी और, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आपसे पूछे जा चुके हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, ये आपके, आप PYQ बोल लो एक तरीके से, ये सारे नीट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटा, SF4 में, हाइब्रिडाइजेशन SF4 में आता है sp3d। SF4 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला, सल्फर पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन में से उसने 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए गए फ्लोरीन के साथ, 1 2 3 4, और बचा एक लोन पेयर। ठीक है, तो 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने पर एक लोन पेयर आ जाने पर जो ज्योमेट्री आती है वो कहलाती है बेटा C100।
क्या कहलाएगी? सी सॉ। इसे एक और नाम से जाना जाता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, फोल्डेड स्क्वायर। किस नाम से जाना जाता है बेटा? फोल्डेड स्क्वायर। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, टीटर टॉटर। इसको टीटर टॉटर शेप भी बोलते हैं। ये टीटर टॉटर जो है वो उतना ज़्यादा मतलब काम नहीं आता है, वो कुछ ही बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें हमें ये 3 टर्म्स दे रखी हैं। हमारी एनसीईआरटी भी फॉरेन ऑथर्स की किताब से उठाई हुई है पूरी। ठीक है, ये 3 टर्म्स दे रखी है जिसमें से ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हम इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या सी सॉ बोलते हैं। ठीक है, पर फोल्डेड स्क्वायर भी इसको बोला जाता है। ClF3 की अगर हम बात करें तो ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही है। ठीक है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से उसने 3 तो फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिए हैं और बचे 2 सिग्मा। तो 3 सिग्मा, सॉरी बचे 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d और 2 लोन पेयर आ जाने पर आपको ये बात तो मालूम ही है कि अगर कभी भी लोन पेयर लगाना होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में तो उसे हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखते हैं, यानी कि 120 डिग्री एंगल वाली पोजीशन पर। ठीक है, तो यहां पर जो शेप निकल कर आता है वो कहलाता है बेंट टी शेप। ठीक है, इसको हम बेंट टी बोलते हैं। और बेंट टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मॉलिक्यूल में एंगल होने चाहिए थे 90 डिग्री के, बट इन लोन पेयर्स के रिपल्शन की वजह से वो 90 डिग्री नहीं रहते। तो जैसा कि हमने VACPR की सबसे पहली लाइन पढ़ी थी, क्या? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है, यहां पर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए यहां रिपल्शन ज्यादा है, तो ये बॉन्ड रिपेल होके उस तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देते हैं, ऐसे, और ऐसे इस बॉन्ड को भी हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, ऐसे। तो ClF3 का जो बेंट टी शेप है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें कितने 90 डिग्री के एंगल आपको मिलेंगे? क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? वैसे तो ये 90 डिग्री होता है, पर अब इन दोनों फ्लोरीन के बीच में एंगल ये 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा? लेस देन 90 डिग्री। सिमिलरली XeF2 की अगर अपन बात करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही आएगा। और अब क्योंकि 3 लोन पेयर है तो यहां 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 इन तीनों पोजीशन पे 3 लोन पेयर लग जाएंगे, 2 फ्लोरीन लगेंगे, तो हमें लीनियर शेप देखने को मिलेगा, लीनियर शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब जब ऐसे आयंस आपको मिले जिनमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, मतलब जिन पर चार्ज लगा हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव, उन पर कैसे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकाली जाए? तो इसमें भी सिग्मा और लोन पेयर ही काउंट करना है बेटा। कैसे करना है? देखो, जब भी नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है या पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो पहले ये देख लो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं इस मॉलिक्यूल में। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी हो उसको सीधे सेंट्रल एटम पर लगा देना, और अगर ऑक्सीजन है तो नेगेटिव को तो ऑक्सीजन पे लगा देना, पॉजिटिव को सेंट्रल एटम पे लगा देना। बस इतना सा याद रख लो। अगर तुमने मुझसे पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन और ये ज्योमेट्री निकालने वाला चैप्टर, वो लेक्चर, तो तुम्हें पता होगा क्या करना होता है जब चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो तुम जाके देख सकते हो, मैंने वन शॉट सीरीज में या कई और दूसरी सीरीज में ये चीज़ें पढ़ा रखी हैं, आप चाहो तो वहां पर जाके पूरे पूरे चैप्टर्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ICl2 नेगेटिव को देखो। ICl2 नेगेटिव, इसमें आयोडीन है और आयोडीन के पास होते हैं बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम आयोडीन है, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, नेगेटिव है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उसको कहां पर लगा दो? सेंट्रल एटम पर। तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये आ गया अपना। ठीक है, अब 2 Cl हैं, 2 Cl हैं, एक Cl ऐसे लगा दो, एक Cl ऐसे लगा दो। भाई Cl तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, यानी कि 2 सिग्मा बन गए, बाकी के बचे हुए सब लोन पेयर बना दो, तो 1 2 और 3, तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर।
2 सिग्मा 3 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d, यानी कि ICl2 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, और 3 लोन पेयर होने की वजह से वो कैसा होगा, लीनियर। तो ये हो जाएगा बेटा sp3d, और ज्योमेट्री आ जाएगी इसकी लीनियर। ऐसे ICl2 पॉजिटिव में क्या कर दो, यहां पर नेगेटिव लगाया था तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया था आपने, नेगेटिव लगा के एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया था, पॉजिटिव लगाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना, एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। आयोडीन पर पॉजिटिव लगा दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे आयोडीन के पास, 6, 7 होते थे, 6 बचेंगे। 2 Cl के साथ शेयर कर दो, यानी कि 2 तो सिग्मा बन गए, और बाकी के बचे 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 विद 2 लोन पेयर क्या बनेगा, वी शेप या पेंट शेप, या हम इसको एंगुलर शेप भी बोलते हैं, एंगुलर शेप। अब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस नेगेटिव को ऑक्सीजन पे लगा दो, ठीक है। तो अगर आप क्लोरीन के पास देखोगे तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 4 ऑक्सीजन में से एक पर नेगेटिव लगा हुआ है, तो एक तो आपको जोड़ना है O नेगेटिव, तो ये तो आपने जोड़ दिया O नेगेटिव जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, बाकी के ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो ये एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तीसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा है और एक पाई है, डबल बॉन्ड में यही होता है, एक सिग्मा और एक पाई, और एक सिग्मा और एक पाई, तो 1 2 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसको बोला जाता है पर क्लोरेट आयन। तो पर क्लोरेट आयन की ज्योमेट्री क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल, ये इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ये हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल करें, देखो NO2 प्लस, NO2 प्लस में अभी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो देखते ही आप क्या कर दो, पॉजिटिव चार्ज को तो सीधे कहाँ लगा दो, सेंट्रल एटम पे, पॉजिटिव चार्ज को तो सीधे कहाँ लगा दो, सेंट्रल एटम पे। तो नाइट्रोजन होगा सेंट्रल एटम, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो एक इलेक्ट्रॉन आप जैसे ही हटाओगे तो 4 रह जाएंगे, ये लो। अब 2 ऑक्सीजन लगाने हैं, ऑक्सीजन वैसे डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो ये ऑक्सीजन लगा दी 2 डबल बॉन्ड से, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटा, 2 सिग्मा है 0 लोन पेयर है, sp हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर शेप इसका आ जाएगा। इस तरीके से हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर का ध्यान रखते हुए ज्योमेट्री निकालते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, जैसे कि कोई एक आसान सा क्वेश्चन है, यह आपके नीट 2014 का क्वेश्चन है बेटा, है ना। अभी रुक जाओ, अभी क्वेश्चन अच्छे तगड़े लेवल के आने वाले हैं भाई, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है ना, ये तो सब जो आ चुके हैं वैसे वाले क्वेश्चन है, अभी मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तुम लोग। नीट 2014, 14-15 के करीब में आया था क्वेश्चन, करेक्ट ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, एक्चुअली 2014 का नहीं है, 2015 का क्वेश्चन है ये, हाँ 15 या 16 का क्वेश्चन है ना। नीट 2025 और 2025 बोला, 2015 या 2016 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। करेक्ट ज्योमेट्री या शेप बताना है XeF4 और XeOF4 का, और क्वेश्चन मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं आया था, किस तरीके से आया था वो मैं बताता हूँ अभी। तो आपको ज्योमेट्री बतानी है XeF4 की, XeOF4 की, एकदम आसान है, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा sp3d2, और इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, दोनों में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, दोनों में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब उसमें एक लोन पेयर है, इसमें सॉरी उसमें 2 लोन पेयर है, इसमें एक लोन पेयर है, sp3d2 विद 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी क्या, मतलब XeF4 कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और XeOF4 कैसा देखने को मिलेगा, स्क्वायर पिरामिडल विद 1 लोन पेयर, ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं, स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं, टेट्राहेड्रल नहीं, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, आंसर विल बी डी,
ठीक है, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, या जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, आप फटाफट से पॉज करके पहले उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप आंसर देखेंगे। ठीक है, मजा तभी आएगा। नेक्स्ट, अब देखो उसी क्वेश्चन को थोड़ा एक लेवल अप लेकर जाते हैं, है ना। अभी आप तीसरे या चौथे लेवल पर चल रहे हो क्वेश्चंस के। सबसे बेसिक लेवल है क्वेश्चन का हाइब्रिडाइजेशन पूछना, दूसरा बेसिक लेवल है ज्योमेट्री पूछना, ठीक है। फिर तीसरा बेसिक लेवल है थोड़ी टफ ज्योमेट्री पूछना, जैसे लोन पेयर वोन पेयर वगैरह कहां पर रखे जाएंगे ऐसे। चौथा लेवल अभी आपका चल रहा है जिसमें आपसे ज्योमेट्री नहीं पूछी जा रही है। आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा? आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। अब आपको यहां पर क्लियर कट फर्क पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में तो मैं सीधे सीधे एक लाइन में डिफरेंस बता देता हूं आपको। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है? अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि इसमें लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों काउंट होते हैं बेटा। इसमें लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों काउंट होते हैं। और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है इसमें हम ओनली बॉन्ड पेयर्स काउंट करते हैं, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स ओनली, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स का अरेंजमेंट, ये कहलाती है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। या इसको सिर्फ शेप या ज्योमेट्री भी बोला जाता है। आपसे ऐसे पूछ ले कि ज्योमेट्री क्या होगी किसी मॉलिक्यूल की, तो मतलब वो आपसे शेप पूछना चाह रहा है या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछना चाह रहा है। ठीक है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, नाइट्रोजन जैसे NH3 मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल है ना। इसके एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अमोनिया मॉलिक्यूल में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कैसा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। आपको मालूम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन ऐसे अरेंज करेगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज वो करेगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या है? वो तो टेट्राहेड्रल है, वो तो टेट्राहेड्रल है। कैसा है बेटा? वो टेट्राहेड्रल। ऐसे, ठीक है, वो तो क्या है? टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर आपसे ज्योमेट्री पूछी जाए तो ज्योमेट्री क्या होगी? सिर्फ बॉन्ड पेयर्स का अरेंजमेंट। ये ऊपर एक लोन पेयर होता है, यहां पर 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए होते हैं, तो ये है इसकी ज्योमेट्री। और इसको हटा के, लोन पेयर को हटा के जो दिख रहा है मॉलिक्यूल, वो कहलाती है उसकी ज्योमेट्री। तो लोन पेयर को हटा के मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है? पिरामिड जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो है इसकी ज्योमेट्री या शेप, जो कि क्या है? पिरामिडल। क्या है ये? पिरामिडल। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट है, ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। डिफरेंस समझ में आया बेटा? बस यही, इस एक इतने से डिफरेंस पर 2016 में सवाल गलत करवा दिया था एग्जामिनर ने, इतने से डिफरेंस पर। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, और वो क्या है? वो है टेट्राहेड्रल। वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल। तो अब आपको बेटा बताना है XeF4 और XeOF4 में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो उसके लिए आपको दोनों में हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो इसमें भी sp3d2 और इसमें भी sp3d2, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3d2 आया था। sp3d2 आया मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होंगे? ऐसे ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में, ऐसे।
हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ऐसे ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में अरेंज होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ही तो है। वहां पर इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज होंगे और यहां पर भी इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज होंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो दोनों में क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि स्क्वायर बाई पिरामिडल है। तो इसमें भी स्क्वायर बाई पिरामिडल और इसमें भी स्क्वायर बाई पिरामिडल, यानी कि आंसर क्या जाएगा, ए। क्या जाएगा आंसर, ए। लेकिन अगर आपसे ज्योमेट्री पूछी जाएगी तो ज्योमेट्री का आंसर क्या जाएगा, स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल। क्योंकि अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल से आके एटम्स जुड़ेंगे तो XeF4 में एक F यहां जुड़ जाएगा, 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 इधर लोन पेयर रहेगा, इधर लोन पेयर रहेगा। तो ज्योमेट्री काउंट करनी होगी तो सिर्फ बॉन्ड पेयर्स काउंट करेंगे तो स्क्वायर प्लेनर अपने को मॉलिक्यूल दिखेगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछी जाएगी तो फिर ये दोनों भी काउंट करेंगे और ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अपने को नजर आएगी। डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस समझ में है ना चीज, बढ़िया, ठीक है। चलिए एक और लेवल आगे बढ़ते हैं, आओ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 मॉलिक्यूल। ClF3 मॉलिक्यूल के बारे में अपने से पूछा है भाई, आ जाओ देख लेते हैं। इट हैज ट्रायगोनल प्लेनर शेप। क्या ClF3 ट्रायगोनल प्लेनर है? अभी अभी अपन ने देखा था ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, अभी निकाला था ना अपन ने, sp3d होगा। ज्योमेट्री क्या होगी, बेंट टी शेप थी इसकी ज्योमेट्री, वो ट्रायगोनल प्लेनर नहीं है, वो बेंट टी शेप है। कुछ ऐसा हमें ClF3 नजर आएगा। ऐसा बेंट टी 90 डिग्री का एंगल इसमें नहीं होगा। देखो इट हैज ट्राइगोनल प्लेनर शेप, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अपने को क्या बताना है, करेक्ट बताना है। लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज द लोन पेयर रिपल्शन ओनली। ये बोल रहा है कि लोन पेयर ने इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली। लोन पेयर ने ये वाली पोजीशन इक्वेटोरियल वाली, ये तीनों पोजीशन इक्वेटोरियल वाली होती हैं, तो वो ये बोल रहा है कि इसमें लोन पेयर ने ये पोजीशन सिर्फ इसलिए ऑक्यूपाई की है ताकि वो लोन पेयर के रिपल्शन को कम कर सके। ये स्टेटमेंट सही तो है लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है। सिर्फ लोन पेयर रिपल्शन नहीं, लोन पेयर रिपल्शन एज वेल एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दोनों को मिनिमाइज करने के लिए। क्योंकि अगर मैं इस लोन पेयर को एक्सियल पे लगा देता तो यहां पर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी तो देता। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ लोन पेयर रिपल्शन ही होता। मान लो अभी दोनों इक्वेटोरियल पे लगे हुए हैं, ऐसा ना होता और एक एक्सियल पे लगा देता तो लोन पेयर रिपल्शन के साथ साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी तो होता। तो सिर्फ लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज नहीं कर रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को भी मिनिमाइज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है क्या, लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज द लोन पेयर रिपल्शन ओनली। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। लोन पेयर एज वेल एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दोनों को मिनिमाइज करने के लिए यहां पर लगा है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए डाला है, ठीक है। फिर द एक्सियल ClF बॉन्ड हैज मोर S कैरेक्टर देन इक्वेटोरियल ClF बॉन्ड। देखो S कैरेक्टर और P कैरेक्टर का क्या सीन है मैं आपको बता देता हूं। किसी भी बॉन्ड की जो लेंथ होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा परसेंटेज S कैरेक्टर के, है ना। किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब S कैरेक्टर बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज P कैरेक्टर। परसेंटेज P कैरेक्टर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई। जितना ज्यादा P कैरेक्टर होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ज्यादा इलोंगेट होता है, उतना ज्यादा लंबा होता जाता है और उतनी ज्यादा उसकी लेंथ बढ़ती जाती है, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका ये मतलब होता है कि भाई बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। अगर ये ज्यादा होगा तो वो कम होगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि भाई परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा है किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में या बॉन्ड में, तो इसका मतलब ये होगा कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है अपने को कि एक्सियल ClF बॉन्ड हैज मोर S कैरेक्टर देन इक्वेटोरियल ClF बॉन्ड। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये भाई, ये तुम्हारे नीट के लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है। तुम्हारे नीट में मतलब आज तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, पर क्योंकि अब आ सकता है इसलिए ये मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है,
ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, मतलब इस, क्या हो गया भाई, ए और बी इन दोनों की बात हो रही है। तो ये बोल रहा है कि इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि ClF बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है ये इस बॉन्ड से छोटा है। एस कैरेक्टर ज्यादा होना मतलब बॉन्ड छोटा होना। तो आप खुद ही बताओ, क्या एक्सियल बॉन्ड छोटे होते हैं इक्वेटोरियल से इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री? याद करो, याद करो, जल्दी 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 सोचो। एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं, याद है ना, PCl5 में जो एक्सियल वाले PCl बॉन्ड होते हैं वो बड़े होते हैं, इक्वेटोरियल वाले छोटे होते हैं। तो एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लार्जर एंड इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स आर कंपैरेटिवली शॉर्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें P कैरेक्टर ज्यादा होता है, S कैरेक्टर कम होता है। और ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक्सियल ClF बॉन्ड हैज मोर S कैरेक्टर देन द इक्वेटोरियल ClF बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। फिर क्या बोल रहा है देखो, द एक्सियल ClF बॉन्ड हैज मोर P कैरेक्टर देन इक्वेटोरियल ClF बॉन्ड। हाँ, क्योंकि एक्सियल ClF बॉन्ड बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल ClF बॉन्ड देन इक्वेटोरियल ClF बॉन्ड। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज S कैरेक्टर कम है। और इक्वेटोरियल पे परसेंटेज P कैरेक्टर कंपैरेटिवली कम है और परसेंटेज S कैरेक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, एक्सियल वालों पर P ज्यादा होता है, S कम होता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? D। क्या जाएगा बेटा? D। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5 मॉलिक्यूल। हमें PCl5 मॉलिक्यूल पर बात करनी है। PCl5 मॉलिक्यूल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। और आसान सा क्वेश्चन है, बट क्योंकि हमने थोड़ा सा लेवल अप करना है इसलिए हमने उतना आसान भी नहीं रखा है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बना के इसको कंफ्यूज किया है। चलिए आओ देखते हैं। इट हैज ट्राइगोनल बाइप्लेनर शेप। ट्राइगोनल बाइप्लेनर, ट्राइगोनल बाइप्लेनर जैसा कुछ होता ही नहीं है ना भाई? तुम लोग पहले इसको सॉल्व कर लो, हाँ, उसके बाद ही देखना है सॉल्यूशन। पहले इसको सॉल्व कर लो फटाफट से पॉज करके, नालायक हो। ठीक है, इट हैज ट्राइगोनल बाइप्लेनर शेप, गलत है स्टेटमेंट। ऑल द PCl बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये तो हमें मालूम ही है भाई, PCl बॉन्ड सारे सेम नहीं होते, एक्सियल वाले बड़े होते हैं, इक्वेटोरियल वाले छोटे होते हैं। द एक्सियल PCl बॉन्ड हैज मोर S कैरेक्टर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड। द एक्सियल PCl बॉन्ड हैज मोर P कैरेक्टर देन। कर लोगे? पिछला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था। द एक्सियल PCl बॉन्ड हैज मोर S कैरेक्टर, ये गलत है। एक्सियल वाले बॉन्ड क्योंकि बड़े होते हैं तो वहां पर S नहीं, P कैरेक्टर ज्यादा होंगे। क्या होंगे? P कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो एक्सियल PCl कैरेक्टर हैज मोर P कैरेक्टर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड। आया मजा? मजा आया? अभी रुको, अभी रुको, लो और मजा लो। PCl2F3 मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है। PCl2F3 मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है। लगाओ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। नीट में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नीट का पेपर एकदम पागलों जैसा मैं बनाना चाहूंगा तो मैं ऐसा क्वेश्चन जरूर डालना चाहूंगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ भयंकर। ऐसा क्वेश्चन मैं जरूर डालना चाहूंगा, ये मैडनेस लेवल है नीट के लिए। चलिए बताइए, फटाफट से पॉज करो और सॉल्व करो। आपको 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप उन 5 स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और उनको सॉल्व करो फटाफट। किया? देखो क्या बोल रहा है, ऑल द बॉन्ड्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन आर इक्वल। इक्वेटोरियल प्लेन पे सारे बॉन्ड्स इक्वल हैं। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहली बात तो आप सिर्फ और सिर्फ तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको PCl2F3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होगा। अगर आपको PCl3F2 और PCl2F3 इन दोनों के स्ट्रक्चर्स पता नहीं है, आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अभी जो तो मैंने इसमें सिर्फ VACPR डाला है, सिर्फ VACPR। अगर मैं चाहूं तो इसमें डाइपोल मोमेंट और पोलराइजेशन ऐड करके मैं इस क्वेश्चन को गॉड लेवल तक ले जा सकता हूं।
मतलब तुम हिला भी ना पाओ ऐसा क्वेश्चन बन जाइए। पर क्योंकि देखो हमें नीट का एग्जाम देना है बेटा, हमें सिर्फ नीट का एग्जाम देना है, और नीट में उस लेवल तक नहीं जाता है। नीट में तो मतलब वैसे तो देखो इनऑर्गेनिक में लेवल तो इतना भी नहीं जाएगा, बट अगर तुमने इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लेवल जाए चाहे नहीं जाए, भले ही चला जाए इससे ऊपर भी चला जाए, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने का वो जो कॉन्फिडेंस है ना अंदर का, वो इतना बढ़ जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने से कि तुम्हें लेवल की परवाह ही नहीं रहेगी। तुम वो फालतू की बातें करना बंद कर दोगे कि भाई जो ही एडवांस लेवल का पेपर था, भाई ऐसा लेवल था, अब तो जो ही एडवांस की फैकल्टीज से पढ़ना पड़ेगा, अब तो जो ही एडवांस का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। फालतू की बातों में लगे हुए हो, सिर्फ कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको अच्छे से, उन सभी कंसेप्ट को अच्छे से अपने अंदर उतारना है। तुम बिना मतलब परेशान हो रहे हो, बिना मतलब। नीट के स्टूडेंट सिर्फ, अरे इतना तो जेई मेन वाले परेशान नहीं होते जितना तुम लोग हो रहे हो। क्यों? कि बहुत साल बाद पेपर कुछ अच्छे लेवल का आया है तो हवा बना दिया भाई साहब की, अरे भाई साहब क्या पेपर आया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई पिछले साल के नोट्स देखो हमारे, पूरा पेपर उसी में से आया है, और जिस तरीके के क्वेश्चन करवाए थे उसी तरीके के क्वेश्चन आए, जो बताया था वैसा ही आया है। ठीक है, वो फिजिक्स में लेवल टफ इसलिए आया है क्योंकि पिछले साल, उसके पिछले साल और उसके पिछले साल इतने इजी क्वेश्चंस दिए जा रहे थे और इतनी ट्रोलिंग हो रही थी एनटीए की कि एनटीए वालों ने बदला लेने की ठान ली थी, इसलिए उन्होंने फिजिक्स में तो बदला जरूर लिया। ठीक है, तो इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि एनटीए को ज्यादा ट्रोल भी नहीं करना चाहिए, कभी कभी एनटीए बदला लेने के लिए ऐसा भी कर लेते। ठीक है ना, लेकिन हमें अपनी तैयारी इतनी भरपूर रखनी चाहिए कि एनटीए टफ लेवल का एग्जाम भी दे तो भी हम उसको छोड़कर जरूर आए। क्योंकि देखो बेटा टफ लेवल का एग्जाम आएगा तो इसका मतलब कट ऑफ नीचे जाएगा, तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी रैंक खराब आएगी या तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, सब कुछ डिपेंड करता है कट ऑफ पे। तो टफ पेपर आने पर कट ऑफ नीचे जाती है, और मैंने बोला था कि कट ऑफ इस बार नीचे जाएगी। हाईएस्ट जो एआईआर आने वाली है, एआईआर 1, वो मुझे लग रहा था कि 700 नंबर के आसपास ही आएगी, उससे भी कम आई है। हमें लग रहा था, हम ये कंसिडर करके चल रहे थे कि इस बार 700 705 तक एआईआर 1 आ जाएगी, 700 भी नहीं पहुंचे, 690 भी नहीं पहुंचे, है ना। तो पेपर टफ आएगा तो मार्क्स नीचे आ जाएंगे बेटा, उसकी टेंशन मत लेना, पर तुम अपनी तैयारी इतनी बढ़िया रखना कि चाहे पेपर का लेवल इजी आ जाए चाहे टफ आ जाए। देखो पेपर का लेवल बेटा इजी आएगा ना, तुम्हारा ही नुकसान है अगर तुम पढ़ने वाले हो तो, क्योंकि तुम ज्यादा मार्क्स लेकर आओगे, ज्यादा से ज्यादा कितने ले आओगे, 720 ले आओगे। ज्यादा इजी आ गया तो बहुत सारों के 720 आएंगे, है ना। मान लो अगर तुम ज्यादा मेहनती भी हो, तुम ज्यादा ईमानदार भी हो, और अगर कोई बेईमान है वो भी 720 ले आता है, वो तुम्हारे बराबर आकर खड़ा हो जाएगा ना। पेपर का लेवल टफ ही आना चाहिए इसीलिए, ताकि अगर तुम ईमानदारी से पेपर सॉल्व करके आए हो तो कम मार्क्स पर भी तुम्हारी अच्छी रैंक तुम्हारी अच्छी रैंक जरूर निकल कर आएगी। ठीक है, चलो आओ तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आपको इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा PCl3F2 की, तो इसकी ज्योमेट्री आप कैसे बनाते हो, 3 Cl है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर तीनों Cl को ऐसे इस तरीके से लगा देते हैं PCl3F2 को। ठीक है, क्योंकि 3 Cl थे, तीनों को इक्वेटोरियल पे लगा दिया, 2 को ऐसे लगा दिया इधर, है ना। तो ये एक बढ़िया सा सिमेट्रिकल से शेप का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ऐसा PCl3F2 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने पर। लेकिन अगर केस मेरे पास PCl2F3 का होता, अगर मेरे पास केस PCl2F3 का होता तब मैं क्या करता, तो मुझे क्या कर देना चाहिए था, 3 F हैं ऐसे लगा देता हूँ, 2 Cl ऐसे लगा देता हूँ। अगर ऐसा कर दिया तो मैं एक बेवकूफ इंसान कहलाऊंगा। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं एक बेवकूफ इंसान कहलाऊंगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर बेटा, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो
कुछ इस प्रकार का होता है कि यहाँ पर लगेगा F, यहाँ पर लगेगा F, यहाँ पर लगेगा F, और यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। हाँ, आप इस F को यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे। यहाँ पर इन तीनों पोजीशन में से किसी पर भी F को लगा दो, बट 2 फ्लोरीन यहाँ पर जरूर लगेंगे, क्योंकि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब भी आप किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लगाते हो तो पहले आपको उस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक्सियल पोजीशन पर लगाना होगा। इसको नोट लगाकर लिखो, अगर नहीं पता था तो इसको नोट लगाकर लिखो। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहां पर रखना है? एक्सियल पे प्रायोरिटी देनी है इसको, एक्सियल पोजीशन पे। कहां? इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो वो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए आपको पहले इसको एक्सियल पे लगाना पड़ेगा। ये प्रायोरिटी है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब क्यों होता है ऐसा? सर ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों होता है कि हमें एक्सियल पर ही लगाना होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को? ये आप लोग पता करना। ठीक है, पता करना। अगर पता चलता है तो मुझे बताना, या फिर अगर पता नहीं चलता है तो नेक्स्ट वीडियो में मुझसे दोबारा पूछना कि सर वो ऐसा क्यों हुआ था, एक बार वो बता दो। ठीक है भाई, तुम लोगों के लिए भी तो कुछ छोड़ूंगा ना मैं, सब कुछ हलवे की तरह थोड़ी परोस के दे दूंगा, है ना। चलो पता करके आना, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब अगर ये पता है तो अब आप डाइपोल मोमेंट का, अभी अपन आगे डाइपोल मोमेंट पर भी बात करेंगे। डाइपोल मोमेंट का जब हम लेक्चर यहां पर अटेंड कर रहे होंगे तब आपको ये चीज रिलेट होगी वहां पर। वहां मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ था कि हमने इसको फ्लोरीन को यहीं पर क्यों रखा। ठीक है, एक्सेल पर ही हमने ये वाला स्ट्रक्चर गलत क्यों बोला। ठीक है, चलो मैं हिंट दे देता हूं। बेंट्स रूल अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ढूंढना उसको, उसमें देखना क्या क्या होता है, बेंट्स रूल क्या बताता है। बेंट्स रूल से इसको रिलेट करने की कोशिश करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें करेक्ट स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया है PCl2F3 और PCl3F2 का। तो PCl2F3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। PCl2F3 का स्ट्रक्चर, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम फिनिश करेंगे। तो PCl2F3 का स्ट्रक्चर बना लो पहले तो। F F F Cl Cl। ठीक है भाई, थोड़ी सी हैंडराइटिंग गंदी है बस, बाकी कंसेप्ट में तुमको कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी, बस हैंडराइटिंग को लेके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया करो तुम लोग। ठीक है, तो ये आ गया अपना PCl2F3। अब ये, अब देखो पहला स्टेटमेंट। अब इसीलिए मैं कहता हूं कि कंसेप्ट पर ज्यादा जोर दिया करो, इसीलिए मैं कहता हूं कि कंसेप्ट पर ज्यादा जोर दिया करो। कंसेप्ट अगर स्ट्रांग होंगे तो भले ही कुछ नया आ जाए स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में, आप उसको रिलेट करके सॉल्व कर लोगे। अब आपको अगर इसका स्ट्रक्चर पता है बेटा, तो क्या अब आप ये स्टेटमेंट नहीं बता सकते? ये बोल रहा है ऑल द बॉन्ड्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन आर इक्वल, हमें बताने हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो ऑल द बॉन्ड्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन आर इक्वल। इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा है भाई? ये वाला है इक्वेटोरियल प्लेन। क्या सभी बॉन्ड्स इक्वल हैं इक्वेटोरियल प्लेन पर? क्या सभी बॉन्ड्स इक्वल हैं इक्वेटोरियल प्लेन पर? देखो, एक तो पीएफ बॉन्ड है और दो पीसीएल बॉन्ड है, क्या ये दोनों इक्वल लेंथ के हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। पहला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो, ऑल द पीसीएल बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जितने भी पीसीएल बॉन्ड हैं ये सारे इक्वल लेंथ के हैं। पीसीएल बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं, और दोनों के दोनों ही इक्वेटोरियल पर हैं, तो ये सेम लेंथ के होंगे। मान लो अगर एक एक्सियल पर होता और एक इक्वेटोरियल पर होता तो दोनों अलग अलग लेंथ के हो जाते, लेकिन अभी क्योंकि दोनों कहां पर हैं? इक्वेटोरियल पर, तो ये सेम लेंथ के होंगे। अगर दोनों एक्सियल पर होते तब भी ये सेम लेंथ के होते। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है।
ऑल द पीएफ बॉन्ड्स हैव इक्वल परसेंटेज पी कैरेक्टर्स, सभी पीएफ बॉन्ड्स में परसेंटेज पी कैरेक्टर इक्वल हैं। अब ध्यान दो वापस से, कितना बढ़िया, इतनी खूबसूरती है इस सब्जेक्ट में, क्या ही बताऊं मैं तुम लोगों को। ये बॉन्ड, अरे यार, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों एक्सियल हैं, और इनकी लेंथ ज्यादा होगी किससे? इक्वेटोरियल वाले पीएफ बॉन्ड से, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं ना, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं। एक्सियल बॉन्ड अगर बड़े होंगे तो ये एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये बड़े होंगे इसके कंपैरिजन में। तो अगर मैं इसको x और इसको y बोलूं तो बेटा x बड़ा हो जाएगा क्या y से? अगर x बड़ा है, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा कब होती है? जब p कैरेक्टर ज्यादा हो, यानी कि इस वाले में परसेंटेज p कैरेक्टर ज्यादा होंगे क्या? यानी कि pf बॉन्ड एक्सियल वाले में परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा और इक्वेटोरियल वाले में परसेंटेज पी कैरेक्टर कम होंगे। तो ऑल द पीएफ बॉन्ड्स हैव इक्वल परसेंटेज पी कैरेक्टर, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? अरे भाई सारी पीएफ बॉन्ड लेंथ ही बराबर नहीं है तो फिर परसेंटेज पी कैरेक्टर कहां से बराबर हो जाएंगे, है ना? इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखो आगे, ऑल द एक्सियल बॉन्ड्स डू नॉट हैव इक्वल लेंथ, ऑल द एक्सियल बॉन्ड्स डू नॉट हैव इक्वल लेंथ, एक्सियल बॉन्ड है ये दोनों, क्या इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है, दोनों सेम ही तो है, दोनों जगह फ्लोरीन लगे हुए, दोनों एक्सियल पर हैं, दोनों की। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑल द एक्सियल बॉन्ड्स डू नॉट हैव इक्वल लेंथ। फिर आगे देखो, ऑल द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स डू नॉट हैव इक्वल लेंथ, ऑल द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स डू नॉट हैव इक्वल लेंथ। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि इसकी इन तीनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है ना? अभी तो मैं इसको एक लेवल और ऊपर ले जा सकता हूं, इसी क्वेश्चन को। एक क्या मतलब, अपन इसको और 2-3 लेवल अप और ले जा सकते हैं, जेई एडवांस, और उससे भी ऊपर लेवल तक ले जा सकते हैं, ठीक है? बट उतनी की जरूरत नहीं है, समझा करो, है ना? ज़्यादा फिर वो तुम्हारे घुटने छिल जाएंगे, फिर तुम लोग कहोगे कि हैं सर समझ में ही नहीं आया। जैसे पिछले कुछ वीडियोस पे मैं देख रहा था, ज़बरदस्ती कुछ कुछ लोग स्पैमिंग कर रहे हैं, पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ लेना देना है नहीं, इससे ज़बरदस्ती की स्पैमिंग कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, या ये तो ठीक है, मतलब ये तो मुझे पहले से ही पता था, भले ही आता जाता कुछ नहीं हो, पर हाँ ये तो मुझे पहले से ही आता है। पहले से आता है तो बेटा ड्रॉप लिया होता तूने, यहाँ पर बैठा होता तो यूट्यूब पे बैठ के पढ़ाई कर रहा होता, है ना? ठीक है बेटा। तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखो, पहला वाला इनकरेक्ट है, तीसरा वाला और चौथा वाला। तो पहला, दूसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, चौथा, आंसर हो जाएगा हमारा बी 2, 3, 5, और करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है, तो ये था हमारा वीएसी पीआरटी, और इस तरीके के जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड एक छोटा सा लेक्चर। अब इसी तरीके से अगले एक और टॉपिक पर हम बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। आपको थोड़ा सा अभी जहां तक, क्योंकि ये पहला लेक्चर था केमिकल बॉन्डिंग का, इसलिए मैंने ज़्यादा लेवल बढ़ाया नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि सर लेवल और बढ़ाओ सर, मज़ा आया, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया जाए या थोड़े से क्वेश्चन और किए जाएं अच्छे लेवल वाले, तो कमेंट में ज़रूर लिखना मज़ा आया, प्लीज़ लेवल अप। ठीक है, मज़ा आया लिख देना, मैं उससे समझ जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर अच्छा रहा, आपको कंसेप्ट समझ में आए, किस तरीके से क्वेश्चंस को, किस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे उन्हें अप्रोच किया जाता है, और क्या अहमियत होती है कंसेप्ट की, अगर कंसेप्ट पता है तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, टफ से टफ क्वेश्चन को, अगर आपको ये पता लगा तो प्लीज़ मज़ा आया ज़रूर लिखना कमेंट में। ठीक है, बाकी तो कंटेंट की तुम परवाही मत करो, तुम्हें कंटेंट तो ऐसा मिलेगा कि और कहीं तुम्हें नहीं मिल सकता ऐसा कंटेंट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये आपको कहीं बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चंस बुक में, क्योंकि ये खुद ने बैठ के बनाए मैंने। ठीक है, हाँ, अब यहाँ डलने के बाद आपको बुक्स वगैरह में मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। होमवर्क बस इतना सा रहेगा कि आप जो कंसेप्ट मैंने आज बताए हैं उसको रिवाइज ज़रूर कर लेना, रिवाइज VSE PR थ्योरी, इसकी थ्योरी पार्ट रिवाइज कर लेना, और जो क्वेश्चंस तुम्हें दिए गए हैं वो ज़रूर लगा लेना। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, और जो तुम्हारे पेन पॉइंट्स हैं उनके साथ काम करेंगे उन पर।
और जड़ से उखाड़ फेंकेंगे सभी पेन पॉइंट्स को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।